24 फरवरी 2022 से 24 फरवरी 2023 तक एक साल खत्म हो गया, लेकिन दुनिया को आधुनिक युद्ध और उसके दुष्परिणामों से परिचित करवाने वाला महायुद्ध यानी रूस यूक्रेन वॉर खत्म नहीं हुआ। ये युद्ध कब खत्म होगा, किन शर्तों पर खत्म होगा, कितना नुकसान करके खत्म होगा और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़े सवाल का जवाब, आखिरकार इस युद्ध में रूस अब तक यूक्रेन को हरा क्यों नहीं पाया और दुनिया को वॉर के एंड के लिए इंडिया की याद क्यों आ रही है। यूक्रेन में रूस की ओर से हमले अब और भी तेज हो गए हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी यूक्रेन के खार्किव इलाके में है। लड़ाई में बर्बाद हुए किसी शहर और जख्मी सैनिकों से भरे किसी अस्पताल में जाने पर एक सी ही अनुभूति होती है और वो अनुभूति होती है केवल एक बात की कि युद्ध कितना विनाशकारी होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयानों में इस महायुद्ध के भविष्य का सार छिपा है। ध्यान से सुनिए। Ukraine will never be a victory for Russia. Never. Хозяев, которые фактически оккупировали эту страну. एक महाशक्ति और दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला देश होने के बावजूद अगर रूस यूक्रेन को अब तक नहीं झुका पाया तो इसके पीछे अमेरिका और नेटो से यूक्रेन को मिलने वाला अनलिमिटेड सैन्य सहयोग, मिलिट्री ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस जो महाशक्तिशाली रूस के सामने यूक्रेन के हथियार को खत्म होने नहीं देगा। अमेरिका नेटो प्रायोजित इस वॉर में अब तक अमेरिका 3,85,000 करोड़ रुपए, ब्रिटेन 42,000 करोड़ रुपए, यूरोपीय यूनियन 27,3200 करोड़ रुपए, पोलैंड 20,2900 करोड़ रुपए, जर्मनी 20,2900 करोड़ रुपए और कनाडा 11,589 करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन को दे चुके हैं। इसके अलावा नेटो में शामिल 30 देश, यूरोपीय यूनियन के देश और अमेरिका के दूसरे सहयोगी देश भी यूक्रेन को खुलकर हथियार और मदद दे रहे हैं। इतना पैसा अगर पाकिस्तान को मिल जाए तो उसकी कंगाली पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और अमेरिका ने ये अनलिमिटेड सहयोग अनलिमिटेड टाइम के लिए देने का ऐलान किया। इसके जवाब में रूस ने भी अपने हथियारों का प्रोडक्शन 4 गुना कर दिया है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार सैनिकों की बड़े पैमाने पर भर्ती भी की है। Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов. यानी अमेरिका, नेटो, रूस सभी हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और ये सारे हथियार यूक्रेन वॉर जोन में खपाए जाएंगे। इसका मतलब समझिए। ये लड़ाई जो है रशिया कभी भी जीत नहीं सकता और यूक्रेन ये लड़ाई हार नहीं सकता। इसकी मुख्य वजह है कि ये लड़ाई जो है एक किस्म से प्रॉक्सी वॉर में कन्वर्ट हुई है। इस वक्त यूक्रेन वॉर जोन में सबसे भीषण लड़ाई बखमुत में चल रही है। वॉर जोन में मौजूद जी न्यूज की इस युद्ध पर नजर टिकी है। बखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच एक एक इंच की लड़ाई चल रही है और रूस ने यूक्रेन को बखमुत में ही तीनों ओर से घेर लिया है। पुतिन की प्राइवेट आर्मी कही जाने वाली वैगनर ग्रुप
यहाँ युद्ध लड़ रही है। पिछले 5 महीने से बखमुत में चल रहे भीषण संघर्ष के बावजूद, यूक्रेन को बड़े नुकसान के बावजूद अब तक यहाँ रूस का कब्जा नहीं हो पाया। ऐसे में बाइडेन के कीव दौरे और हथियारों की सप्लाई जारी रखने के बाद पुतिन की न्यूक्लियर धमकी ने बाइडेन प्रशासन को टेंशन में डाल दिया। पुतिन न्यूक्लियर ताकत को मजबूत कर रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए अब दुनिया को इंडिया की याद आ रही है। Other countries that might have a little bit more influence in Russia these days, like China, but also other countries like India, to engage him directly about their absolute opposition to any use of nuclear weapons. यानी दुनिया को उम्मीद है मोदी ही पुतिन को परमाणु हथियार के इस्तेमाल नहीं करने के लिए समझा सकते हैं, क्योंकि अब तक युद्ध खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ही सलाह को पुतिन ने तवज्जो दी है। जैसे मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। वॉर जोन की परिस्थितियां बता रही हैं युद्ध चलता रहेगा, और दुनिया को लगता है इस युद्ध को महाविनाशक होने से सिर्फ और सिर्फ भारत रोक सकता है। कीव से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब 60 सेकंड में रूस यूक्रेन युद्ध के बड़े आंकड़े समझिए। पिछले 365 दिनों के युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पुतिन की आर्मी के 300 फाइटर जेट और 6300 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गईं। दावा यह भी है कि एक साल में रूस ने करीब 744 लाख करोड़ रुपए इस युद्ध पर खर्च किए। खर्च इतना अधिक होने की वजह समझिए। यूक्रेन के मुताबिक एक साल में रूस ने करीब 5000 मिसाइलें फायर की हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एक मिसाइल की औसत कीमत करीब 8.25 करोड़ रुपए है। इस हिसाब से 41,000 करोड़ रुपए की सिर्फ मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। इसके अलावा रूस ने 3500 बार हवाई हमले किए और यूक्रेन पर ड्रोन से 1100 अटैक किए। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री का अनुमान है कि पिछले एक साल में रूस के 1,30,000 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि ये सब सिर्फ अनुमानों पर आधारित है। रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी चल रहा है और इन आंकड़ों को इंडिपेंडेंट तरीके से चेक करना मुमकिन नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक ना किसी की हार हुई है, ना ही किसी की जीत हुई है। पुतिन ने साफ कह दिया है कि वो जंग जीतने तक रुकेंगे नहीं। सवाल है कि क्या जंग जीतने के लिए पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं? वैसे इसकी आशंका तो पिछले साल ही उठ रही थी, लेकिन यूक्रेन में अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे के बाद एक बार फिर से परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। एक धमाका और चंद सेकंड में 70,000 लोगों की जान चली गई। एक धमाका और मिनटों में एक पूरा शहर तबाह हो गया। आज से लगभग 78 साल पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 2 परमाणु बम गिराए गए थे। अब 78 साल बाद दुनिया पर फिर से न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है। डर है क्या पुतिन यूक्रेन के खिलाफ अपने आखिरी विकल्प यानी परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे? यह आशंका क्यों जाहिर की जा रही है? इसके लिए पिछले दिनों की कुछ घटनाओं को ध्यान से समझना होगा। 20 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कीव में एंट्री हुई तो नाराज रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि खत्म करने का ऐलान कर दिया। Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. इसके अलावा रूस ने दुनिया की सबसे घातक हथियार कही जाने वाली सरमट 2 मिसाइल का न सिर्फ परीक्षण किया बल्कि उसे युद्ध क्षेत्र में तैनात करने का ऐलान भी कर दिया।
सरबत एक साथ 15 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। इसी के साथ पुतिन ने समंदर से परमाणु हमला करने में सक्षम सबमरीन एम्परर अलेक्जेंडर 3 को भी लेकर बड़ा ऐलान किया। Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине. Защищают наших людей на наших исторических территориях. रूस के पास अमेरिका से भी ज्यादा परमाणु हथियार होने का दावा किया जाता है। रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,428 परमाणु बम हैं। रूस ने अपने 1,588 परमाणु हथियारों को तैनात कर रखा है, जबकि 2800 से ज्यादा परमाणु हथियार सुरक्षित रखे हैं। पुतिन अगर इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो इनका असर कितना बड़ा और खतरनाक होगा, ये आपकी और हमारी सोच से भी परे है। अगर यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का परमाणु बम गिरा तो 5 घंटे के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। यूक्रेन पर परमाणु अटैक को लेकर अमेरिका भी कंफ्यूज है। बाइडेन कहते हैं ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने माना है कि पुतिन पिछले साल यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते थे। When the Ukrainians went on the counteroffensive last spring and had very significant success, there was some concern that Putin might react even more irrationally, and there was language coming out of Moscow that suggested that he would look to the use of tactical nuclear weapons. फिलहाल पुतिन को समझा पाना ना तो अमेरिका के बस की बात है और ना ही यूक्रेन की। 1 साल बाद भी जंग जारी है और आगे भी जारी रहेगी। पुतिन को हारना पसंद नहीं, ऐसे में दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हर अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। उसमें शामिल है रूस की छवि भी, जो कि एक सुपर पावर कंट्री के तौर पर जाना जाता था। पिछले साल जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया था तो उन्होंने सोचा था कि 15 दिन के अंदर ही वो यूक्रेन को हरा देंगे, लेकिन पुतिन की गलतफहमी दूर हो गई। शायद पुतिन ने ये नहीं सोचा होगा कि युद्ध इतना लंबा खिंचेगा। क्या इस युद्ध ने पुतिन की सुपर शक्तिशाली छवि को नुकसान पहुंचाया है? Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. 24 फरवरी 2022 को इसी ऐलान के साथ ही पुतिन ने यूक्रेन से जंग का ऐलान किया था और यूक्रेन के शहरों पर बम, गोले और मिसाइलें बरसना शुरू हो गई थी। जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति में से एक रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया तो रूस को यही लग रहा था कि अपनी ताकत के 10 हिस्से वाले देश को हराने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन पुतिन का यह आकलन पूरी तरह गलत साबित हुआ। जो युद्ध 15 दिनों में खत्म होने वाला था वो 365 दिन बाद भी खत्म नहीं हो सका। उल्टा कई बार यूक्रेन की सेना रूसी फौज पर भारी पड़ती दिखी। युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिनों के अंदर रूस की सेना कीव में दाखिल हो गई थी, लेकिन 5 हफ्ते में ही कीव से लौट गई। कीव के अलावा खार्किव से रूस की सेना को लौटना पड़ा। केरसन इलाका में रूसी सेना को खाली करना पड़ा। बखमुत पर भी रूस की सेना कब्जा करना चाह रही है, लेकिन हफ्तों बाद भी उसे कामयाबी नहीं मिली। 90 के दशक में सोवियत यूनियन टूटकर 15 देशों में बंट गया था। उनमें से कुछ देश नेटो के साथ आ गए। यूक्रेन भी नेटो में शामिल होना चाहता था और यही बात पुतिन को नागवार लग रही थी। पुतिन ने अपने सामने सोवियत यूनियन को टूटते हुए देखा था और पुतिन नहीं चाहते थे कि उनके रहते सोवियत यूनियन वाले देश पश्चिमी देशों की कठपुतली बन जाए। इसलिए बार बार पुतिन यूक्रेन के साथ सांस्कृतिक और भाषाई रिश्ते का जिक्र करते थे। एक बार पुतिन ने कहा था कि भाषा, संस्कृति और राजनीतिक नजरिए से यूक्रेन रूस का ही हिस्सा है।
यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोकने के लिए पुतिन ने कई बार कोशिश की, लेकिन यूक्रेन जिद पर अड़ा था। फिर पुतिन के पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। पुतिन की साख पर एक डेंट हुआ है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि अपनी ताकत क्या खो चुका है, ये मुझे लगता है प्रीमेच्योर स्टेटमेंट है। बिना कुछ हासिल किए पुतिन इस जंग को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो इससे न सिर्फ पुतिन की छवि कमजोर होगी, बल्कि दुनिया के ताकतवर देशों में रूस का कद घटेगा और पुतिन को यह कभी मंजूर नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में से एक पुतिन और सामने थे ज़ेलेंस्की। बात अब उस शख्स की जिस पर उसी के देश के लोग भरोसा नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि कॉमेडी की दुनिया से निकले वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को बहुत कुछ सीखना है। देश की बागडोर संभालने ज्यादा वक्त उनको गुजरा भी नहीं था। कैसे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की आज यूक्रेन में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जीरो से हीरो बन गए हैं, आप खुद देखिए। Всі погрози, обстріли. Історичний момент. Історичний момент. वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जीरो से हीरो। ये हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। करीब 365 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जैसे ही यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का ऐलान किया, यूक्रेन का बच्चा बच्चा घबरा गया। किसी को भी अपने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर रत्ती भर भरोसा नहीं था। कॉमेडी की दुनिया से निकलकर वो नए नए राष्ट्रपति जो बने थे, उन्हें बहुत कुछ साबित करना बाकी था। वक्त भी उन्हें कम मिला था। दुनिया भी मान रही थी कि पुतिन 2-4 दिन में ही यूक्रेन को रणभूमि में मात दे देंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने अपनी इमेज के ठीक उलट साबित किया। पुतिन अब भी हैरान है कि ज़ेलेंस्की हार क्यों नहीं मानते। उनकी हिम्मत देख दुनिया की कई महाशक्तियां भी उन्हें घर जाकर मदद कर रही हैं। 24 फरवरी 2022 ये वो तारीख है जब यूक्रेन की धरती पर गोला बारूद धमाके कर रहे थे। अमेरिका ने उन्हें पेशकश की कि अमेरिका उन्हें सुरक्षित वहां से निकलने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, लड़ाई हो रही है, मुझे गोला बारूद चाहिए, सवारी नहीं। ये पहली बार था जब उनके नायक बनने की नींव पड़ी। एक सर्वे के मुताबिक दिसंबर 2021 में यूक्रेन के केवल 27% लोग ही ज़ेलेंस्की की ताकत पर भरोसा करते थे, जबकि दिसंबर 2022 के खत्म होते होते यूक्रेन के लोगों और सैनिकों को अपने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर भरोसा 84% तक बढ़ गया। Ukraine's gained this victory and it gives us courage which inspires the entire world. कीव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी के अगस्त 2022 के जनमत सर्वेक्षण के अनुसार 85% यूक्रेनियन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को लेकर मानते हैं कि उनमें साहस, देशभक्ति, नेतृत्व की क्षमता और भावुकता है। We have no fear. यूरोपीय यूनियन की संसद में ज़ेलेंस्की का भावुक भाषण सुन संसद में कई लोग भावुक हो गए। We defeated Russia in the battle for minds of the world. ज़ेलेंस्की पुतिन को बार बार ये जताने में सफल रहे हैं कि दुनिया की कई महाशक्तियां उनके साथ हैं। युद्ध के 1 साल बीत जाने के बाद रूस की ओर से दनदनाते बारूद के गोले अब भी हमला बोल रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की एक हीरो की तरह आज भी खुलकर कह रहे हैं, हम अपने दुश्मनों को हराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज देशहित में हम एक सवाल कर रहे हैं। सवाल ये कि युद्ध के 1 साल पूरा होने पर युद्ध किसके लिए सबसे हानिकारक रहा। जी न्यूज के ट्विटर हैंडल पर जाकर दर्शकों ने इस पोल में हिस्सा लिया और अपनी राय रखी। इस सवाल के जवाब में 65% लोगों ने ज़ेलेंस्की का नाम लिया, यानी कहा कि युद्ध का सबसे ज्यादा नुकसान ज़ेलेंस्की को हुआ। 16% लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान
पुतिन को हुआ। और आपको हैरानी होगी कि 18% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि युद्ध का सबसे ज्यादा घाटा बाइडेन को उठाना पड़ा है। तो ये था वो पोल जहां पर जी न्यूज के दर्शकों ने अपनी राय हमारे साथ साझा की। जंग चाहे कहीं भी हो, जीत उसी सेना को मिलती है जिसके पास घातक हथियार होते हैं। यूक्रेन के वॉर जोन में भी इस वक्त टैंक, मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन की एक रेस चल रही है। एक तरफ पुतिन के डेडली वेपन्स हैं जो 1 सेकंड में किसी इंसान को भाप बना सकते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका उसके साथियों के घातक हथियार हैं जिनका निचूक है और दोनों सुपर पावर्स के बीच हथियारों का मुकाबला शुरू हो गया है। अमेरिका का डेंजरस रॉकेट सिस्टम किंजल, रूस की ऐसी मिसाइल जिसकी काट अमेरिका के पास भी नहीं है। थर्मोबेरिक वेपन्स, 1 सेकंड में इंसान को भाप बना देने वाला खतरनाक धमाका। जेवलिन यानी रूसी टैंक्स पर अचूक हमला करने वाली अमेरिकी मिसाइल। धरती को तबाह करने वाले ये सारे हथियार यूक्रेन वॉर जोन में हमला कर रहे हैं। इनका एक बार कभी रूस का पल्ला भारी करता है तो कभी यूक्रेन को फायदा पहुंचाता है। हजारों किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल ने पहला अटैक मार्च 2022 में किया था। किंजल शब्द का मतलब होता है कटार और ये मिसाइल किसी कटार की तरह तेजी से हमला करती है। रूस की किंजल मिसाइल की रफ्तार करीब 14,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस मिसाइल को रडार से पकड़ना मुश्किल है और मार गिराना तकरीबन नामुमकिन। ये परमाणु हमला भी कर सकती है। दुनिया में पहली बार 2 देशों के बीच लड़ाई में हाइपरसोनिक मिसाइल का यूक्रेन वॉर जोन में इस्तेमाल हुआ। देश ने इतने बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस सिस्टम्स दे दिए यूक्रेन को कि वो भी 80 to 90% उनको मार गिराया जा रहा है। सिर्फ ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इनको डिटेक्ट करके मारा नहीं जा सकता। रूस को रोकने के लिए अमेरिका ने अपना अचूक रॉकेट सिस्टम हिमर्स दिया। ज़ेलेंस्की की सेना ने इसकी मदद से रूस के हथियारों पर जबरदस्त कहर बरपाया। इसमें लगे 6 रॉकेट करीब 80 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाते हैं। हथियारों की इस रेस में एक से बढ़कर एक खतरनाक धमाके हो रहे हैं। रूसी सेना ने टॉस वेपन सिस्टम से थर्मोबेरिक रॉकेट्स लॉन्च किए। इन्हें वैक्यूम बम भी कहा जाता है और इसका धमाका आम विस्फोटकों के मुकाबले कई गुना ज्यादा तबाही मचाता है। धमाके से ऐसी शॉक वेव पैदा होती है जो मजबूत बंकरों को नष्ट कर देती है और इंसान के शरीर को पल भर में भाप बना सकती है। और पुतिन की सेना ने इसका इस्तेमाल चुनिंदा टारगेट को उड़ाने में किया। दावा है रूस ने अपना सबसे लेटेस्ट टैंक T-14 आर्माटा भी तैनात कर दिया है। इस नेक्स्ट जनरेशन टैंक में चीते जैसी फुर्ती से दुश्मनों को शिकार बनाने की कैपेसिटी है। और रूस के ऐसे टैंकों की सबसे बड़ी दुश्मन है मेड इन अमेरिका जेवलिन मिसाइल। कंधे पर रखकर छोड़ी जाने वाली ये मिसाइल टैंकों पर टॉप एंगल से अटैक करती है। ये वो जगह है जहां बख्तर सबसे कमजोर होता है। जेवलिन करीब 4 किलोमीटर तक टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों पर हमला कर सकती है। यूक्रेन की सेना को करीब 8,000 जेवलिन मिसाइलें दी गई हैं। कहा जाता है रूस की सेना के हैवी व्हीकल यानी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को इसी मिसाइल ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हर एक क्षेत्र में जो भी वेपन रशिया ने एम्प्लॉय किया यूक्रेन के अंदर, नेटो ने उसी का जवाब देने के लिए यूक्रेन को इक्विप कर दिया। टैंक के मोर्चे पर यूक्रेन को ताकतवर बनाने के लिए जर्मनी का लेपर्ड 2 टैंक आ रहा है। यूक्रेन के सैनिक इस टैंक पर ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं। दुनिया का सबसे एडवांस टैंक M1 अब्राम्स भी यूक्रेन पहुंचने वाला है। इसे अमेरिका के सबसे घातक हथियारों में एक माना जाता है। ये जितना भारी भरकम है उतनी ही तेज रफ्तार से अटैक करके आगे बढ़ सकता है।
जेलेंस्की को उम्मीद है कि ये टैंक रूस का कब्जा हटाकर यूक्रेन को उसकी जमीन वापस दिला सकते हैं। दुनिया ने जो सोचा भी नहीं था, यूक्रेन में वो सब हो गया। एक एक करके सारे खतरनाक हथियार यूक्रेन वॉर में शामिल हो गए। पर युद्ध खत्म करने के बदले इन वेपन्स ने खतरा और ज्यादा बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। युद्ध होता है तो सिर्फ इंसानों की जान ही नहीं जाती, आर्थिक नुकसान भी होता है। आपको युद्ध का अर्थशास्त्र बताते हैं। ये भी युद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो आपको समझना जरूर चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने नवंबर 2022 तक युद्ध पर करीब 82 अरब डॉलर यानी 6,77,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रूस ने करीब 82 अरब डॉलर खर्च किए हैं, जबकि उसका इस साल का कुल रक्षा बजट 84 अरब डॉलर है। रूस ने युद्ध पर जितना खर्च किया है वो 27 पाकिस्तान के बराबर है। पाकिस्तान के पास 3 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जबकि रूस का खर्च 82 अरब डॉलर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना पैसा इस युद्ध पर खर्च हुआ है, उतना पैसा पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखता। एक सवाल यह भी है कि इस वॉर से भारत ने क्या क्या सबक सीखे हैं और यूक्रेन वॉर के नतीजों या साइड इफेक्ट्स को देखते हुए भारत की सामरिक और कूटनीतिक तैयारियों में कितना बदलाव आया है। इसके बारे में भी आपको हम आगे विस्तार से बताएंगे। आज देशहित में हम एक सवाल और कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या युद्ध के बीच भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है? सवाल यह भी है कि इस वॉर से भारत ने क्या क्या सबक सीखे हैं और यूक्रेन वॉर के नतीजों या साइड इफेक्ट्स को देखते हुए भारत की सामरिक और कूटनीतिक तैयारियों में कितना बदलाव आया है। दुनिया का जब एक हिस्सा युद्धग्रस्त होता है तो उससे दुनिया के बाकी देश भी सबक ले सकते हैं। भारत की सामरिक और कूटनीतिक तैयारियों में इस युद्ध की वजह से कितना बदलाव आया, कितना आना चाहिए था, यह भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक साल से चल रही यूक्रेन वॉर ने उन सभी देशों की आंखें खोल दी जिन्होंने अतीत में युद्ध लड़ा है या भविष्य में उन्हें युद्ध लड़ना है। चीन से 1962 का युद्ध और एलएसी पर गलवान और तवांग जैसा संघर्ष झेलने वाला भारत और पाकिस्तान से 4 युद्ध लड़ने वाला भारत भी इस युद्ध को बहुत बारीकी से देखता रहा। युद्ध खत्म करवाने के प्रयास के अलावा भारत ने इस वॉर से अब तक बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले समझिए भारत को इस वॉर में क्या क्या दिखा। भारत ने देखा यूक्रेन के साथ 30 से ज्यादा देश हैं, जबकि रूस इनका मुकाबला अकेले कर रहा है। यूक्रेन को अमेरिका और नेटो देशों से अनलिमिटेड हथियार मिल रहे हैं, जबकि रूस ने अपने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया है। यूक्रेन को हथियार नहीं मिलते तो उसकी हार तय थी और रूस हथियार नहीं बनाता तो उसकी हार तय थी। अब भारत को यहाँ पर तय करना है कि वो यूक्रेन जैसा हथियार मांगने वाला देश बनना चाहता है या रूस जैसा हथियारों का प्रोडक्शन करने वाला देश। भारत को तय करना है कि उसका मुख्य मुकाबला पाकिस्तान से है या फिर चीन से। भारत को गौर करना है क्या चीन से जंग की स्थिति में भारत लंबी जंग लड़ने की स्थिति में होगा। क्या दुनिया यूक्रेन की तरह भारत को भी मुफ्त में हथियार देगी? जाहिर सी बात है भारत पाकिस्तान को मौजूदा संसाधनों से निपटा देगा, लेकिन चीन जो खुद हथियारों का प्रोडक्शन करता है, अपनी सामरिक ताकत बढ़ा रहा है, उससे टक्कर लेने के लिए भारत को यूक्रेन जैसा हथियार मांगने वाला नहीं बल्कि रूस जैसा हथियार उत्पादन करने वाला देश बनना ही पड़ेगा। आज युद्ध स्पेशल देशहित में एक और सवाल हम कर रहे हैं।
सवाल ये कि क्या युद्ध के बीच भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है? जी न्यूज के ट्विटर हैंडल पर जाकर दर्शकों ने इस पोल में हिस्सा लिया और अपनी राय हमारे साथ साझा की। इस सवाल के जवाब में 85% लोगों ने कहा कि हाँ, भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। करीब 9% लोगों की राय यह है कि भारत पर भरोसा नहीं बढ़ा है, जबकि 5% लोगों ने कोई राय नहीं रखी है।